गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले विद्युत बल और बल आघूर्ण की गणना। अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग दे दीजिए। क्या आज पढ़ेंगे हम लोग? समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले विद्युत बल और बल आघूर्ण की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क एक्टेड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमको चाहिए समरूप विद्युत क्षेत्र। और आपको पता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र को कौन उत्पन्न करता है? तो बराबर दूरी पर खींची गई समांतर विद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र को। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये यानी आपका ये रहा। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? समरूप विद्युत क्षेत्र को। और मान लेते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है वह ई वेक्टर है। कितना है? ई वेक्टर। और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव है। आप सभी विद्युत द्विध्रुव भी पढ़ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेशों का निकाय है जिसमें दोनों का परिमाण बराबर होता है लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। तो सपोज दैट यहां प्लस क्यू आवेश है और यहां पर माइनस क्यू आवेश है, और ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, और ये समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे है। कितना कोण पे? थीटा कोण पे। आपको पता है, आप सभी जानते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश को रख दे तो उस पर विद्युत बल लगता है। तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव रखे तो विद्युत द्विध्रुव भी तो आवेश से ही बना है, तो इस पे भी बल लगेंगे। इतना कंफर्म है कि इस पे बल लगेंगे। अब रहा कि बल किधर लगेगा, तो ये भी आप जानते हैं कि अगर आवेश की प्रकृति धनात्मक है तो उस पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है, और अगर माइनस आवेश है तो उस पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। तो इस पे विद्युत बल किधर लगेगा? आगे की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र के दिशा में। और इस पे लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है तो ये इधर लगेगा। ठीक है, और चूंकि दोनों का परिमाण सेम है तो यहां लगेगा F बराबर QV, और यहां माइनस क्यू नहीं, यहां भी लिखेंगे QV। अब आप कहोगे सर माइनस नहीं लिखे, तो देखो माइनस के चलते ही दिशा विपरीत हुआ है। ठीक है, अब लौटते हैं क्वेश्चन पे। इसमें ये विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी लिखते हैं हम लोग? 2 है। ए भी नाम भी दे सकते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव है। अब हमको चाहिए परिणामी बल। पहला चाहिए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स हमको चाहिए। आप सभी जानते हैं कि विद्युत बल या कोई भी बल हो, विद्युत वाहक बल को छोड़ के अगर कोई भी बल है तो वह सदिश राशि है। और यहाँ एक निकाय पे कितने बल लग रहे हैं? 2। एक सिस्टम पे कितने बल लगे हैं? 2। दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है, तो परिणामी सदिश का मान क्या होने वाला आपको पता है? क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। देखते हैं कैसे होगा 0। मान लेते हैं ये निकाय का मध्य बिंदु है और यहां पर दोनों बल को लाएंगे, तो एक बल इधर है, ये F प्लस, और इधर हो जाएगा F माइनस। थीटा दोनों के बीच का कितना है? 180, क्योंकि विपरीत दिशा में, ये आगे है ये इधर है। ठीक है, तो परिणामी बल हम लिख रहे हैं F आर वेक्टर इक्वल हो जाएगा F प्लस वेक्टर प्लस F माइनस वेक्टर। ठीक है, और दोनों का बीच का एंगल 180 है, तो परिणामी सदिश का परिमाण हो जाएगा F प्लस 180 पे यहाँ बीच में घटा होता है F माइनस। तो थोड़ा गौर करेंगे, दोनों का परिमाण क्या है? QV। तो QV माइनस QV, QV में से QV घटेगा भाई, तो क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 0 न्यूटन। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में
विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल का मान होता है 0। तो एक तो हो गया, एक टॉपिक हो गया हम लोग का। अब चाहिए दूसरा, और यही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब दूसरा हमको क्या चाहिए, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, विद्युत बल आघूर्ण, विद्युत बल आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक टॉर्क हमको चाहिए। देखो बल आघूर्ण कब लगता है, देखो यहाँ पे दोनों बल को गौर कीजिए आप, विपरीत तो है लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं जो है अलग अलग है। इसका क्रिया रेखा यहाँ है और इसका क्रिया रेखा यहाँ है। बोलो, दोनों की क्रिया रेखाएं अलग है। तो जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बल एक निकाय पर लगते हैं और दोनों का क्रिया रेखा अलग अलग होता है, तो यहाँ पे एक बल युग्म उत्पन्न होता है और वह बल युग्म उस सिस्टम को, उस निकाय को घुमाने का प्रयत्न करता है, घुमाने का प्रयत्न करता है। और वही जो घुमाने की टेंडेंसी है, उसके स्ट्रेंथ को, उसके पावर को, उसके शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण जो है गणितीय रूप से, बल आघूर्ण गणितीय रूप से लिखते चलते हैं। देखो बल आघूर्ण का डेफिनेशन मैथमेटिकल देंगे। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण गणितीय रूप से बल आघूर्ण गणितीय रूप से किसके बराबर, कोई एक बल, कोई एक बल, कोई भी एक बल ले लेना है, कोई एक बल का परिमाण, कोई एक बल का परिमाण, तो कोई भी एक बल का परिमाण हो गया तो Q है। और दोनों बलों के, और दोनों बलों के बीच के, और दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी, और दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। यानी दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी और कोई भी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, इसको टाउ लिखते हैं हम लोग। तो कोई भी एक बल ले लो, एक बल गुने लंबवत दूरी, कोई भी एक बल। तो देखो टाउ इक्वल टू, कोई भी एक बल लोगे कितना हो जाएगा, Q। ये दोनों बल के बीच का लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, देखो ये को थीटा, ये भी थीटा होगा, थीटा होगा ना। अब चाहो तो आप निकाल के देख लेना इसको। तो ये 12, एक तरह से कर्ण और कोण दिया, लंब निकालना है, तो लंब बराबर होता है कर्ण इंटू साइन थीटा। तो कर्ण इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, 12 साइन थीटा। करके देख लो, क्या साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण इंटू साइन थीटा। तो कर्ण कितना है, 12 इंटू साइन थीटा, तो 12 साइन थीटा हो जाएगा इतना। एक स्टेप और ले लेते हैं, टाउ इक्वल टू 2 Q E साइन थीटा हो जाएगा। अब तो गौर करो, ये जो 2 Q है कितना आया है, 2 QL, 2 QL E साइन थीटा। तो जो 2 QL है किसी का मान है, याद पढ़ो, आ रहा है याद, बल आघूर्ण, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण क्या होता है, 2 Q। तो यहां पे अब आ गया टाउ इज इक्वल टू, बल आघूर्ण को क्या लिखते थे, P E साइन थीटा, P साइन थीटा, यानी टाउ का मान कितना आ गया, P साइन थीटा। जो यहाँ पे थीटा है वह द्विध्रुव आघूर्ण यानी P वेक्टर और विद्युत क्षेत्रवृत्त E वेक्टर के बीच का कोण है। और बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, तो हम यहाँ सदिश रूप में लिख रहे हैं। कौन से रूप में लिख रहे हैं, सदिश रूप में, ठीक है। आप देखो तो ये जानते हो AB साइन थीटा बराबर होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। उम्मीद कर रहे जान रहे होंगे आप। AB साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसी फॉर्म पे है ना, A के जगह P है और B के जगह E है, तो यहां हम लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बोलो, लिख सकते हैं, क्लियर।
अब यहां पे जो हम लोग पढ़े थे ए क्रॉस बी का जो दिशा होता था, ए वेक्टर बी वेक्टर के तल पे लंबवत, तो यहाँ टाउ वेक्टर की दिशा क्या होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसके अनुदिश यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर के तल पे लंबवत। तो यहाँ लिख देते हैं टाउ वेक्टर की दिशा, टाउ वेक्टर की दिशा किधर होगा, पी वेक्टर और ई वेक्टर के तल पर लंबवत, तल पर लंबवत। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब अभी टोटल क्लियर नहीं हुआ, इतना आपको समझ में आया होगा। और आप लोग का एक पुराना आदत है कि आप लोग स्क्रीनशॉट करके और लिख लेते हैं, ऐसे नहीं चलता है, पढ़ाई ऐसे नहीं होता। और दूसरा क्या करते हैं, आप लोग डाउनलोड मार लेते हैं, ऐसे मत कीजिए। आपको जब भी लिखना है तो पॉज कर करके उसको धीरे धीरे लिखिए और लेक्चर को सुनिए। जब तक एक बार नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगा, और ये छोटी छोटी चीजें जो है बाद में बहुत टफ लगने लगेगी। इसलिए अच्छा होगा कि कम से कम एक बार लेक्चर तो सुन ही लो, एक बार सुन लो और उसके बाद दूसरा पॉज कर करके दूसरे टाइम में लिखते चलो। और ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, कब, जब आप समय देते हैं तब। और आप क्या करते हैं, हम साइड हो गए स्क्रीनशॉट लेकर उतार देते हो, वैसे आएगा नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा। इसलिए पहले एक बार सुन लो लेक्चर को आराम से और दूसरी बार में उतारो। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो अब तक हम लोग देख लिए बल आघूर्ण का परिमाण होगा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में होगा टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और दिशा जो होगा पी वेक्टर और ई वेक्टर के तल पे लंबवत होगा। तो अब चाहिए हमको बल आघूर्ण का मात्रक। क्या चाहिए हमको, बल आघूर्ण का मात्रक। बल आघूर्ण का मात्रक, चलो बल आघूर्ण का मात्रक देखते हैं। ठीक है, यानी टाउ का हमको मात्रक चाहिए, तो टाउ इक्वल टू क्या है, पीई साइन थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू पी का मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का होता है न्यूटन प्रति कूलम, और साइन थीटा मात्रकहीन होता है। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह मात्रकहीन होता है, चाहे वह साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, कॉट थीटा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो वो मात्रकहीन होता है। तो यहां से कूलम कूलम क्या होगा, कट जाएगा, तो बच गया क्या, न्यूटन मीटर। यानी बल आघूर्ण का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है। अगर इसी को सीजीएस में लिखे तो बल, यहाँ पर न्यूटन का सीजीएस क्या होता है, डाइन, और मीटर का सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर। तो ये जो मात्रक है ये सीजीएस हो गया, ये बल आघूर्ण का कैसा मात्रक हो गया, सीजीएस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ना। अब चाहे तो यहां से इसका बीमा भी लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा कितना, इसका बीमा हो जाएगा एम एल टी के पावर -2 न्यूटन के लिए, और मीटर का हो गया एल, यानी कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ये हो गया बल आघूर्ण का विमीय सूत्र। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र कितना हो गया, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र कितना आ गया, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ विशेष स्थिति, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। तो गौर करेंगे आप, एक नंबर लिखते हैं, यदि P वेक्टर और E वेक्टर एक ही दिशा में हो, यदि P वेक्टर और E वेक्टर क्या हो, एक ही दिशा में हो, तो जब P वेक्टर और E वेक्टर एक ही दिशा में होगा तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। और जब 0 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा टाउ इक्वल टू पीई साइन 0 हो जाएगा ना, टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई साइन 0। तो टाउ इक्वल टू कितना हो गया, टाउ इक्वल टू हो गया 0, टाउ इक्वल टू 0। यानी जब P वेक्टर और E वेक्टर एक ही दिशा में होगा तो टाउ का मान कितना होगा, 0। और टाउ क्या था, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है, किसी भी सिस्टम को घुमाने की एक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है।
तो यहाँ पे घुमाने वाला जीरो है, मतलब यहाँ विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में घूमेगा नहीं। तो जब घूमेगा नहीं तो एक जगह स्थायी पड़ा रहेगा। क्या रहेगा? अस्थायी पड़ा रहेगा। तो हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? अस्थायी रहेगा। विद्युत द्विध्रुव क्या रहेगा? अस्थायी रहेगा। कोई प्रॉब्लम? चलो एक केस और देख लेते हैं, दूसरा केस भी देख लेते हैं। दूसरा केस है, मान लेते हैं कि यदि P वेक्टर और E वेक्टर लंबवत हो। क्या मान लिए? यदि P वेक्टर और E वेक्टर क्या हो? लंबवत हो। आप अच्छे से फ्रेश करके लीजिएगा। यदि P वेक्टर और E वेक्टर लंबवत हो तो आपका यहाँ हो जाएगा टाउ इक्वल टू, चूंकि टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, तो यहाँ साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा प्लस PE हो जाएगा ना। और ये बलागुण का मैक्सिमम वैल्यू है P, तो इससे हम लिख सकते हैं कि इस स्थिति में घुमाने वाला हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? अस्थायी के जगह हो जाएगा अस्थायी। विद्युत द्विध्रुव किस स्थिति में? जब थीटा 90 डिग्री होगा। विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र में अस्थायी रहेगा। विद्युत क्षेत्र में अस्थायी रहेगा। ठीक है, चलो एक केस 3 भी देख लेते हैं। केस 3, यदि P वेक्टर और E वेक्टर, यदि P वेक्टर और E वेक्टर विपरीत हो। क्या हो भाई? विपरीत। तो विपरीत होगा, अगर P वेक्टर E वेक्टर क्या है? विपरीत। तो जब विपरीत होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 180। थीटा 180 हो जाएगा, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE और साइन 180। आपको पता है साइन 180 का मान भी 0 ही होता है, तो फिर टाउ इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो यहाँ भी बलागुण 0 हो गया, तो बलागुण 0 हो गया तो विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? अस्थायी होगा। विद्युत द्विध्रुव अस्थायी रहेगा। मतलब संतुलन में रहेगा। स्थायी रहने का मतलब क्या होगा? संतुलन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी जब टाउ 0 है तो संतुलन में रहेगा, यहाँ भी संतुलन में रहेगा, और यहाँ संतुलन में नहीं रहेगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो, CBSE बोर्ड एग्जाम में हो या स्टेट लेवल के बोर्ड एग्जाम में हो, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि ये डायरेक्ट पूछा है बलागुण के लिए। ठीक है, पूछता है कि बलागुण का व्यंजक होता है और ऑप्शन 4 दे देता है, टाउ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, फिर यहाँ पर डॉट दे देगा, फिर एक बार प्लस दे देगा, एक बार माइनस दे देगा, ऐसे करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आया होगा, और कुछ डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, जो भी कुछ है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इतना ही, और एक चीज आपसे हम ये स्पष्ट कर दे कि जब तक वीडियो को आप देखते नहीं, अगर आप सिर्फ पॉज कर करके लिखते हैं और एक बार कंटिन्यू सुनते नहीं है तो मजा नहीं आएगा। मजा तभी आएगा जब वीडियो को एक बार आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करके आराम से देख लीजिए, उसके बाद पॉज कर करके लिखिए। ठीक है, हर बात क्लियर होगा और एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से, और अगले वीडियो में फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।